So, did you go through the previous lecture at home? Anyone? Good morning, sir. Speak loudly. Okay. So yesterday we discussed about the introduction to operating system, and we will continue the same topic furthermore from where we left yesterday. So we were discussing about the structure of modern computer systems. As it is shown in the diagram, it is the basic internal structure of the computer system. The various components of the computer system are connected to each other through a controlling device that is called controller. The CPU, the main memory, the secondary storage that is disk, the other devices that are connected to computer system that are mouse, keyboard, printer, monitor. These all are connected through their controllers. Controllers are a kind of intermediate devices which are having uh, some sort of storage known as buffer. So whatever is communication in between the system and connected devices is there. तो जब भी आप भाई devices connected है, चाहे वो mouse है, keyboard है, monitor है, disk है, तो उनके बीच में जब communication होगा, तो because the processing speed is different for each and every device. स्पीड क्या होती है, सब डिवाइसेस की डिफरेंट होती है, कोई स्लो होता है, कोई फास्ट होता है, कोई मीडियम स्पीड होता है। तो उनकी स्पीड के अंदर कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं, इन कंट्रोलर्स के पास क्या होता है, बफर्स होते हैं। बफर्स आर द टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशंस टू होल्ड द इंटरमीडिएट डाटा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, जब भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी स्पीड को मैच करवाने के लिए क्या करते हैं, डेटा को जो फास्ट जो डेटा पहले बफर में जाता है और बफर से फिर क्या होता है, आगे कम्युनिकेट होता है। तो इससे क्या होता है, बफर बीच में डेटा को होल्ड करता है ताकि भाई आगे अगर जो डेस्टिनेशन डिवाइस है जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है वो अगर स्लो है तो उसके अकॉर्डिंग डेटा को वो क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर सारा का सारा डाटा अगर स्लो डिवाइस के पास आगे फॉरवर्ड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा और जो डिवाइस है वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इसलिए स्पीड कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम कंट्रोलर्स यूज करते हैं। तो जो हमारा जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, वो होता है ग्राफिक्स अडेप्टर के थ्रू कनेक्टेड। ठीक है, जो अदर जो यूएसबी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी एक्सटर्नल पेरिफेरल कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, आपका स्पीकर है, कोई एक्सटर्नल माइक है, वो सब क्या होते हैं, वो सारे यूएसबी कंट्रोलर के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं, जो दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास डिस्क कंट्रोलर होता है जो क्या करता है, डेटा का इन एंड आउट टू द डिस्क कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी मेन मेमोरी होती है जो क्या होती है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द कंट्रोलर्स। क्योंकि जो मेन मेमोरी है that is the actual location where execution in the system takes place। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है जी, वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर हो रहा है, ये आपको भली बात ही पता है। ठीक है, फिर होता है सीपीयू। आपका सीपीयू इज द मेन फंक्शनिंग मॉड्यूल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन ही सब कुछ डायरेक्ट करता है, सब कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, उन पार्ट्स से फंक्शन परफॉर्म करवाता है। कौन करवाता है, हमारा ब्रेन करवाता है। वैसे ही सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द
brain of the computer system. Whatever the task, whatever the function, whatever the operation, whatever the application is running in the computer system, that is only by the central processing unit. और होता कहाँ पे है वो, करता कौन एग्जीक्यूशन? सीपीयू। होता कहाँ पे एग्जीक्यूशन? मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। ठीक है जी। अगर हम डाटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली तो वो डिस्क या हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। और जो भी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं हम, उनके अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी प्रोसेस होती है, उसके अंदर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, वो हम करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे कीबोर्ड है, आपका माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, जॉयस्टिक है, टच पैड है, ट्रैक पैड है, ट्रैक बॉल है। ठीक है, इन सब के थ्रू क्या होता है, आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सारा काम कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन मेमोरी के अंदर करती है। डेटा परमानेंटली स्टोर करेंगे तो डिस्क के अंदर स्टोर होगा। ठीक है जी। और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो किसके थ्रू होगा? जो भी वेरियस आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे आपके सिस्टम से, उनके थ्रू होगा। दिस इज द बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। ये इसके बारे में ही बताया है सारा कुछ, जो अभी मैंने बताया वही सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इंडिविजुअल डिवाइसेस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि जो डिवाइस कंट्रोलर क्या करता है, जो ग्राफिक्स अडेप्टर है वो क्या करता है, वो सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद आता है कंप्यूटर स्टार्टअप। कंप्यूटर स्टार्टअप यानी कि जब हम सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होता है? स्टार्ट होता है जी। ठीक है, और हमारे सामने एक स्क्रीन विजिबल होती है, एक इंटरफेस विजिबल होता है, जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, वो तब आता है जब हमारा सिस्टम कंप्लीटली स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर जो स्टार्टअप होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। जैसे ही हमने पावर ऑन किया सिस्टम को, तो कुछ एप्लीकेशंस, कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोड होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, उन प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है जी, वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कब लोड होता है? वो तब लोड होता है या तो हम पावर ऑन करते हैं या हम सिस्टम को रिबूट करते हैं, रिस्टार्ट। आपका सिस्टम चल रहा है, आपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट होगा वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम दोबारा से क्या होगा? लोड होगा। ठीक है जी। ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है? ये इनिशियलाइज करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही तो होता है ना, और कुछ थोड़ी होता है। तो वो उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स नेसेसरी दैट आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टार्ट टू स्टार्टअप। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होना, आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, उसके लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको लोड करवाता है। ठीक है, और वो जो बेसिक प्रोग्राम उनको बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। वो जब इनिशियलाइज होते हैं, लोड होते हैं सिस्टम के अंदर, आपके मेमोरी के अंदर, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, और आपके सामने जो वेलकम स्क्रीन होती है, जो होम स्क्रीन होती है, वो विजिबल हो जाती है, और वहां से आप वट एवर द फंक्शनैलिटी यू वांट टू एक्सेस टू योर सिस्टम, तो वो आप कोई भी फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है? मैंने एक बार शायद आपकी क्लास में पहले भी आया था, फर्स्ट ईयर में थे आप, तब भी मैंने बताया था। ठीक है, तो रोम जो हमारी होती है, रीड ओनली मेमोरी, स्पेसिफिकली ईपी रोम। ईपी रोम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम इरेज कर सके, प्रोग्राम कर सके। ठीक है जी। तो वो उस रोम के अंदर प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हर बार क्या होते हैं, सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका काम सिर्फ क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने का काम है। तो आप सिस्टम को एक बार स्टार्ट करो, 10 बार स्टार्ट करो, डेली स्टार्ट करो, आप 1000 बार स्टार्ट करो, जब भी स्टार्ट करोगे तो वही फाइल्स एग्जीक्यूट होनी होती है। ठीक है जी। तो वही फाइल्स अगर बार बार सेम फाइल्स एग्जीक्यूट होनी है,
तो हम उनको एक ऐसी मेमोरी के अंदर रखते हैं जिनके साथ क्या हो, कम से कम वेरिएशंस और यू कैन से अगर मैनिपुलेशन के चांसेस कम से कम हो। तो ऐसी मेमोरी कौन सी होती है? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे होता है? रोम के अंदर होता है। तो रोम से जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है आपकी मेन मेमोरी के अंदर, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। जिसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। फर्मवेयर, जो रोम होती है आपकी उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्यों? क्योंकि ये रोम के अंदर जो डेटा होता है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरर ने उसको हार्डवेयर बिल्ड किया उसी टाइम पे उसको क्या कर दिया? प्रोग्राम कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं फर्मवेयर। अगर दोबारा से उसके अंदर चेंजेस भी करने हैं तो उसको वापस से मैन्युफैक्चरर के पास ही ले जाना पड़ेगा, और वो उसके अंदर फिर क्या होंगे? चेंजेस होंगे। नॉर्मल यूजर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है जी। नेट पे भी तो मिल जाती है ना सर firmware? हाँ जी, firmware तो सर ओपन सोर्स है। फर्मवेयर ओपन सोर्स है? किसने कहा? हाँ उनको, मैं कह रहा हूँ उसको डाउनलोड कर सकते हैं सर आप, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके चेंज तो कर ही सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कैसे चेंज करोगे आप? रोम के अंदर होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया हार्डवेयर के अंदर, आपकी चिप के अंदर, आपके स्टोरेज के अंदर, दैट इज फर्मवेयर, ठीक है। फर्म का मतलब क्या है? वो फिक्स्ड, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर से लिया है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम फर्मवेयर, ठीक है जी। यस राहुल। यस सर। ठीक है। एक बारी तो लास्ट वाला जो टाइम बता कंप्यूटर दो सिस्टम सर। होता है ये एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक यूजर स्पेस होता है इसके अंदर, और एक कर्नेल स्पेस होता है। कर्नेल इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ द सिस्टम विच परफॉर्म्स द फंक्शनैलिटी, यानी कि सारी फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करता है वो कर्नेल ही करता है। तो जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो कर्नेल क्या हो जाता है? वो लोड हो जाता है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। तो जब वो लोड हो गया हाँ तो उसके बाद वो क्या करेगा? आपको यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी फंक्शनैलिटीज यूजर को परफॉर्म करवानी है, प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवानी है, टास्क परफॉर्म करने हैं, वो कर्नेल स्टार्ट कर देता है करना, ठीक है जी। उसके बाद some other services are provided by the kernel। वो सर्विसेज क्या है? वो सर्विसेज वो है जो सर्विसेज सिस्टम को बूट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कर्नेल लोड होता है, और फिर उसके बाद जो आपका जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो लोड होता है आपके सिस्टम के अंदर, उसको जो एग्जीक्यूट करता है वो कर्नेल ही करता है। तो ये क्या होते हैं? कुछ अदर सर्विसेज है जो आपको आउटसाइड ऑफ द कर्नेल जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, यानी कि ये वो सर्विसेज है जिनसे यूजर को कोई बेनिफिट नहीं है। ये वो सर्विसेज है जिससे सिस्टम को अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। और पूरा जब तक सिस्टम स्टार्ट रहेगा, जो कर्नेल है आपका वो रनिंग स्टेट में रहता है हमेशा, क्योंकि सारा जो काम है वो किसको करना है? कर्नेल को ही तो करना है। अगर कर्नेल स्लीप मोड में चला गया तो फिर तो सिस्टम ही स्लीप मोड में गया, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि आप एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ डील कर रहे हो, तो उसके अंदर वेरियस टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है जी। आप एक साथ आप गेम भी प्ले कर रहे होते हो, आप सॉन्ग्स भी चला रहे होते हो, आप मूवीज भी चला रखी हैं, आपने एंटीवायरस सिस्टम भी आपका रन होने लग रहा है। तो इतनी सारी प्रोसेस जब मल्टी प्रोसेसिंग जो हो रही है, तो उन प्रोसेसेस को या उन इवेंट्स को आप एग्जीक्यूट करवाने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर आप हमारे पास क्या है? सिर्फ एक है, तो उसी को सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटरप्ट्स यूज करते हैं। इंटरप्ट एक काइंड ऑफ सिग्नल है जो जनरेट होता है जब भी आपका जो सीपीयू का जो
प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे स्विच करवाना है, तो उसके लिए आप इंटरप्ट यूज करते हो। ठीक है जी, इंटरप्ट मतलब बीच में डिस्टर्ब करना किसी को। ठीक है, जैसे आप लोग भी करते रहते हो क्लासेस के अंदर, वैसे ही क्या होता है, एक प्रोसेस जो होती है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग रही है और दूसरी प्रोसेस आ गई, अगर वो हाई प्रायोरिटी की है तो बीच में क्या कर देगी, जो आपका सीपीयू है उसको इंटरप्ट कर देगी कि जी पहले वाली प्रोसेस को वहीं पे सस्पेंड कर दो और इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो। वो होते हैं इंटरप्ट्स। तो जो इवेंट्स होती हैं आपके सिस्टम के अंदर उनको हैंडल करते हैं हम इंटरप्ट के थ्रू। ठीक है, ठीक है जी। अब जो बेसिक जो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है और एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट वो होता है जब कोई डिवाइस कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहता है, तो डिवाइस ट्रिगर कर रहा है कोई इंटरप्ट, कोई सिग्नल जनरेट कर रहा है सीपीयू के पास, तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। ये जो इंटरप्ट है ये जनरली आपकी जो सिस्टम बस होती है, सिस्टम बस कौन सी होती है, क्या होती है, सिस्टम बस वो होती है जिसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम बसेस का तो पता है ना आपको। हाँ सर। बसेस हम बोलते हैं जो वायर्स जो होते हैं, जो डिफरेंट डिवाइसेस जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो कनेक्टेड वायर्स। थ्रू वायर्स कनेक्टेड होते हैं, उन वायर्स को हम कंप्यूटर की टर्म्स में क्या बोलते हैं, बसेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो एक तो डेटा बस होती है आपकी, एक एड्रेस बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं, सिस्टम बसेस। तो इनके थ्रू क्या होता है, डाटा जो फ्लो होता है वो डाटा बस के थ्रू होता है। अगर कोई कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन होती है वो कंट्रोल बस के थ्रू होती है। और अगर आपका कोई एड्रेस फ्लो कर रहा है, किसी भी डेटा का एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हो आप, तो वहां पे एड्रेस बस यूज होती है। ठीक है जी, यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बसेस के थ्रू होता है सिस्टम के अंदर, सिस्टम बस के थ्रू। ठीक है। दूसरा होता है जी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो इंटरप्ट है जो कोई प्रोग्राम आपके सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होने लग रहा है, कोई सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, कोई एप्लीकेशन आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होने लग रही है, रन होने लग रही है, और उसको सीपीयू का टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। वो एप्लीकेशन ट्रिगर करती है इंटरप्ट को, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है ये होता है सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल एक छोटा सा स्मॉल प्रोग्राम होता है। ठीक है, वो प्रोग्राम नोटिफाई करता है सीपीयू को कि जी ये फलानी फलानी प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूट होना चाहती है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है, तो वो जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग जो प्रोसेस उसको होल्ड कर देता है, और जो जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है सीपीयू। वो होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो इंटरप्ट होता है वो जनरली कॉज होता है अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई एरर आ जाता है, स्पेसिफिकली जैसे डिवाइड बाय जीरो है। अगर कोई आप मैथमेटिकल फंक्शन किसी प्रोग्राम पे परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे डिवाइड बाय जीरो एरर आ गया है उस प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग रही है और बीच में क्या आ गया, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस प्रोसेस को, तो वहां पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। तो बेसिकली कहने की बात ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज इवेंट ड्रिवन, वो इंटरप्ट ड्रिवन। यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक फंक्शन तो वो परफॉर्म करने ही लग रहा है, अगर उसको दूसरा परफॉर्म करना है तो दैट नीड्स इंटरप्ट। अगर इन बिटवीन परफॉर्म करना है कोई और ऑपरेशन, तो इंटरप्ट जनरेट होगा, तभी वो सीपीयू पहली प्रोसेस को छोड़ के और दूसरी प्रोसेस क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। These are the common functions of interrupts। तो क्या है जी, when interrupt occurs, जब भी कोई इंटरप्ट होता है तो जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है जिस भी प्रोसेस को, उसकी जो करंट स्टेट होती है उसको स्टोर कर लेता है वो। क्यों, क्योंकि भाई जब वो इंटरप्ट आ गया तो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा बीच में से, तो पहली प्रोसेस बीच में रुक गई तो वही स्टेट वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ताकि वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके जब दोबारा आएगा वापस तो उसको वो स्टेट वहीं से मिल जाए, उस एग्जीक्यूशन को वहीं से कंटिन्यू कर दे वो। अगर वो स्टेट को स्टोर नहीं करेगा, प्रिजर्व नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसको वो जो प्रोसेस बीच में छोड़ दी थी उसको दोबारा से शुरू से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या कर देता है,
प्रिजर्व कर लेता है उसके स्टेट को, और जो भी रजिस्टर्स उसके एग्जीक्यूशन में यूज हो रहे हैं, जो प्रोग्राम काउंटर यूज हो रहा है, उसको क्या कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है। दूसरा क्या डिटरमाइन करता है, विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज अकर्ड। तो ये डिटरमाइन करता है भी इंटरप्ट वो किस टाइप का है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो कंट्रोल को ट्रांसफर करता है। जो भी सर्विस रूटीन है आपका, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, जो इंटरप्ट्स को मैनेज करता है, उसके पास क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफर करता है। अब फिर जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है जो रेस्पॉन्सिबल है जितने भी जो इंटरप्ट्स आते हैं सिस्टम के अंदर, तो उनके अंदर जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरप्ट को क्या करता है, मैनेज करता है, हैंडल करता है। ठीक है। उसके बाद द ट्रांसफर इज जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर। इंटरप्ट वेक्टर होता है, वो क्या करता है, जो जितने भी सर्विस रूटीन्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं इंटरप्ट्स को, उनका एड्रेस किसके पास होता है, इंटरप्ट वेक्टर के पास होता है। ठीक है। और उसके अंदर फिर क्या होता है, क्योंकि जब एड्रेस आएगा, पर्टिकुलर एड्रेस, जिस एड्रेस के ऊपर एग्जीक्यूशन होना है, वो इंटरप्ट वेक्टर ही तो बताएगा ना। और इंटरप्ट वेक्टर के पास रिक्वेस्ट कहां से आएगी, सर्विस रूटीन से, क्योंकि इंटरप्ट को मैनेज कौन कर रहा है, सर्विस रूटीन मैनेज कर रहा है। ठीक है। तो जनरली क्या है, जो इंटरप्ट आर्किटेक्चर है, वो एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट हुआ है, उसका एड्रेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेस के बिना वो एग्जीक्यूशन कैसे प्रोसीड करेगा। बिना एड्रेस तो कहीं पे आप पहुंच ही नहीं सकते ना। तो एड्रेस इज मस्ट इन इंटरप्ट आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर यूज होता है। दो तरीके से होते हैं जो आर्किटेक्चर है, एक सिंगल सिंगल जो आपका सिंगल प्रोसेसर यूज होता है, जिसको हम जनरल पर्पस प्रोसेसर बोलते हैं। जनरल पर्पस का मतलब क्या है, कि ऐसा प्रोसेसर जो सारे काम क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन इसके साथ में क्या होता है, कुछ एडिशनल स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं इस सिस्टम के अंदर, जो सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपका स्मार्टफोन होता है, उसके अंदर आपका एक प्रोसेसर तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, आपका एक जीपीयू भी होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, जो क्या करती है, आपको गेम्स वगैरह और जो हाई एंड जो ग्राफिक्स जो एप्लीकेशंस होती हैं, उनको रन करवाने के लिए यूज होता है। तो वो होते हैं स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जनरल पर्पस जो मोस्ट ऑफ द टास्क को परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, मोर देन वन प्रोसेसर्स क्या कर रहे होते हैं, पैरेलल में काम कर रहे होते हैं। These are also known as parallel systems, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो पैरेलल में क्या है, कनेक्टेड है, और वो सारे प्रोसेसर एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। जिससे क्या होता है, इनको टाइटली कपल्ड सिस्टम्स भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेसर क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली कपल्ड होते हैं। जो भी टास्क आता है, वो टास्क क्या होता है, जितने भी प्रोसेसर उन सभी के अंदर अपने आप डिवाइड हो जाता है, और फिर वो एक साथ उस टास्क को परफॉर्म करके कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, इंक्रीज थ्रूपुट, टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी, जो अगर कोई एरर आने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो भी कम हो जाती है। और जो डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर पैरेलल में काम कर रहे हैं। अगर एक प्रोसेसर के अंदर कोई दिक्कत आ गई या बिजी है, तो क्या होगा, दूसरे प्रोसेसर उस काम को टेक ओवर कर लेते हैं। इसलिए रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सिस्टम की। ठीक है जी। उसके बाद ये जो दो तरीके का होता है, जो आपकी मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ये एक सिमेट्रिक और एक क्या होती है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हर एक प्रोसेसर किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। यानी कि एक प्रोसेसर है, वो सारे काम कर सकता है वो। ठीक है। जब भी रिक्वायरमेंट नीड आएगी, नीड के अकॉर्डिंग उसको कोई भी टास्क असाइन हो सकता है। एक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, मान लो 10 प्रोसेसर है, तो 10 के 10 प्रोसेसर को क्या करता है, इंडिविजुअल टास्क असाइन कर दिए। ठीक है जी। कि एक को आपको म्यूजिक प्ले करना तो म्यूजिक ही प्ले करना है, दूसरे को वीडियो प्ले करनी है वीडियो प्ले करनी है, तीसरे को गेम्स प्ले करने तो गेम्स प्ले करने हैं, किसी को एक टेक्स्ट एडिटिंग का काम करना है तो टेक्स्ट एडिटिंग का ही करना है। यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड टास्क जो होते हैं, वो असाइन होते हैं, और वो प्रोसेसर क्या करते हैं, फिर वही अपने स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करते हैं। वो होते हैं एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर।
ये होती है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जिसके अंदर सीपीयू 0 है, 1 है, 2 है, और कितने भी अन नंबर ऑफ हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो एक सेंट्रलाइज मेन मेमोरी होती है, उससे कनेक्टेड होते हैं। कोई भी टास्क आएगा तो सारे के सारे उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी टास्क, किसी भी टाइप का टास्क हो, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके अंदर क्या होता है, मल्टी कोर सिस्टम्स आते हैं। मल्टी कोर क्या होता है, एक तो आप जो मल्टी प्रोसेसिंग है उसके अंदर एक तो आप 10 प्रोसेसर लगाओ, एक आप क्या करो, एक ही प्रोसेसर के अंदर आप क्या बना दो, 10 कोर्स बना दो, 10 कोर बना दिए, 20 कोर बना दिए। जैसे कि आपने देखा हो ना, आपके फोन के अंदर आते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ड्यूअल कोर प्रोसेसर। उसका मतलब क्या है, प्रोसेसर एक है लेकिन उसको क्या कर दिया, सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इंटरनली। 2 कोर्स, जिसके अंदर 2 कोर है वो ड्यूअल कोर, जिसके अंदर 4 कोर है क्वाड कोर, जिसके अंदर 8 कोर है वो ऑक्टा कोर। ठीक है जी। इस तरीके से ये देखो, जैसे ये ड्यूअल कोर का एग्जांपल है, तो इसके अंदर क्या है, प्रोसेसर एक ही है लेकिन उसको 2 कोर्स में डिवाइड कर दिया, कोर 0 एंड कोर 1। वो क्या कर दिया, वही मल्टी प्रोसेसिंग अपने फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। और जो दोनों कोर्स हैं वो एक सिंगल कैश के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जहां से वो क्या करते हैं, उनका मेन जो एग्जीक्यूशन होता है वो सर ऑडियो ब्रेक हो रही है आपकी। तो ये क्या करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव करते हैं। ये क्या कह रहे हो भाई, ऑडियो सही नहीं ऑडियो ब्रेक हो रही है आपकी। भाई ऑडियो तो एक बार बीच में इसलिए ब्रेक हो गई थी क्योंकि बारिश आई हुई है। ठीक है, हाँ जी। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है सर। हाँ, क्योंकि यस भाई सर थोड़ा ऑडियो। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बारिश बारिश होने लग रही है ना। आपकी तरफ भी आई हुई है क्या? तो ड्यूअल कोर की बात कर रहे थे, स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ठीक है, तो ये होता है भाई ड्यूअल कोर, जो एक ही प्रोसेसर को 2 कोर्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो पैरेललिज्म हमारा क्या हो गया, वो अचीव हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। उससे पहले हम क्या करते हैं,